अच्छा बेटा, तो अब हम बात करेंगे हमारी जो अगली फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, चैप्टर 9 में उसकी, फिनोल। और फिनोल का जनरल फॉर्मूला AROH। AR मीन्स अराइलाइन। ठीक है। अच्छा, इसका एक नाम जो इसको बुलाया गया है पेपर में, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये नाम जरा इसका याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या है इसकी डेफिनेशन? दी हाइड्रो ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नोन एज फिनोल। ठीक है भाई, हाइड्रो ऑक्सी डेरिवेटिव्स अगर आप बना लें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, तो उसे हम फिनोल कहते हैं। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का? अभी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल, देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो बानी और करता धरता है वो कौन है, ये आप लोग चैप्टर 7 में पढ़ चुके हो, बेंजीन है। ठीक है। अब बेंजीन में मैंने अभी आपके सामने एक बेंजीन ड्रॉ किया है। ठीक है। अब बेंजीन में हम और आप एक बात जानते हैं कि हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। अगर मैं इनमें से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को वहां से हटा दूं और उसकी जगह पर OH लगा दूं, तो वो बेंजीन से क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा फिनोल। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस कंपाउंड से भी आप लोग हम आहंग हैं, ये कहलाता है बेटा नेफ्थलीन। वो सफेद सफेद गोलियां नहीं होती जो अक्सर वॉशरूम की नालियों पर डाल देते हैं, पुराने कपड़ों के साथ रख देते हैं, जिनकी जिनको सब्लिमेशन में भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है, वो है ये नेफ्थलीन। अगर इनमें से भी यही है कि इनके हर कॉर्नर पर एक कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, अगर मैं किसी तरीके से एक किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को उसके पास से हटाकर उस पे OH लगा दूं, तो ये एक फिनोल फैमिली का कंपाउंड बन जाता है। और इसका नाम जो है, ये नेफ्थलीन है तो नेफ्थलीन से बना है, तो इसका नाम है नेफ्थॉल। और ये कहलाता है बीटा नेफ्थॉल। या आपके अल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल आपके प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है भाई, इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर एक एंथ्रासीन भी होता है ना? बल्कि अल्फा नेफ्थॉल है, सॉरी। हाँ, एंथ्रासीन। क्या कह रहे हो? उसका भी वो फिनॉल बन देगा, मतलब जैसे नेफ्थलीन का बना है, बेंजीन का बना है। यार, एंथ्रासीन नाम तो मेरे जहन में है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मुझे जहन में नहीं आ रहा। एंथ्रासीन नाम तो सुना हुआ है यार। मतलब कोई सा भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो उसका बनेगा क्या? ये फिनॉल। अगर डेरिवेटिव देखो बन रहा है तो फिर तो बनेगा ना बेटा। अगर डेरिवेटिव बन रहा है तो फिर तो बिल्कुल बनेगा। अब हो सकता है कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसका डेरिवेटिव नहीं बन सकता हो, लेकिन मेरी नजर में तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है जिसका
फिनोलिक मतलब जिसका OH हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ना हो, मेरी नजर में नहीं है। सही है। यस सर। अच्छा जी। बेटा फिनाइल थोड़ी सी अलग चीज है, वो फिनोल फैमिली नहीं है। वो जो वॉशरूम वाला फिनाइल धोने वाली बात कर रहे हो, वो फिनाइल थोड़ी सी अलग चीज होती है। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, ये बीटा नेफ्थॉल मैंने लिख दिया, ये अल्फा नेफ्थॉल है, गलती से मैंने इसको बीटा लिख दिया था। बीटा तो जब पड़ोस में होगा तब होगा। ये अल्फा है। तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं सबसे पहले तो। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। तो जैसे अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की थी, वैसे ही फिनोल्स की क्लासिफिकेशन भी होगी। और फिनोल्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए, फिनोल्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जैसे हमने वहां पे ग्राउंड बनाया था वैसे ही है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के हिसाब से phenols are divided into 3 कैटेगरीज। फिनोल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने अल्कोहल को किया था। अच्छा, इसमें नंबर 1 कैटेगरी क्या है? नंबर 1 कैटेगरी है मोनो हाइड्रिक फिनोल। अच्छा, मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होगा? द फिनोल्स एक OH होगा। हैविंग, बिल्कुल उसी तरीके से ओनली 1 OH ग्रुप। आर नोन एज मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। उनको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनोल्स कहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास वही फिनोल आ जाएगा जिसको आपने इस पूरे चैप्टर में बड़ी तफसीलन पढ़ना है, OH, जिसे आप आमतौर पर हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन भी कहते हो। इसके अलावा ये आ गया आपके पास, जिसे आप अल्फा नेफ्थॉल कहते हो। फिर इसी से मिलता जुलता एक और बना सकते हो, बीटा नेफ्थॉल। बस उसमें ये करना कि OH को यहां लगा देना। ये आ गया आपके पास बीटा नेफ्थॉल। सिंपल। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। सर नेफ्थलीन में ऑर्थो पैरा और मेटा वगैरह नहीं होते डायरेक्टर्स, तो हम इसको अल्फा और बीटा से लिख रहे हैं।
ऑर्थो ऑर्थो पैरा मतलब डायरेक्टर मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से कह रहे हो, किस लिहाज से कह रहे हो? सर जैसे बेंजीन में तो ऐसे ही होता है ना, ऑर्थो बेटा ऊपर की वो, दो साइड्स। हाँ वो असल में देखो उसका उसका तरीका जो होता है ना वो ये होता है, वो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन है बेसिकली वो पर्टिकुलरली इस्तेमाल होती है मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए। अच्छा ये तो हमने नाम दिया हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स को नाम ऑर्थो पैरा की बेसिस पे भी दे देते हैं, लेकिन हर कंपाउंड को नाम ऑर्थो और पैरा की बेसिस पर नहीं देते। यहाँ पर जो जब मल्टी रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, मतलब अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी करने जाओ तो एरोमेटिक के तो आईयूपीएसी आप लोगों को इतना बताया ही नहीं गया है। एरोमेटिक की तो आईयूपीएसी से वो बेंजीन की बेसिक तक आपको बता दिया गया, वरना इसमें अल्फा बीटा गैमा सिग्मा पता नहीं कहाँ से और क्या क्या चीजें आती हैं। मतलब ऑर्थोपैरा वाला भी है, वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर होता है, लेकिन ये अल्फा बीटा की जुमरे में भी इसको बात की जाती है। ठीक है, यस ओके। एक दो डाई। अच्छा मैं अब अगला हमारे पास होगा ऑब्वियसली आपको पता है डाईहाइड्रिक फिनोल। मैं उसका डेफिनेशन लिखकर अभी टाइम को किल नहीं कर रहा, वो मैं बाद में लिखकर आप लोगों को भेज दूंगा। मैं सिर्फ इसके स्ट्रक्चर पर आ जाता हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो डाईहाइड्रिक फिनोल में क्या होगा, उसमें दो OH लगे हुए होंगे। एक OH ये और एक OH ये हो गया। अच्छा अब आप इसको आईयूपीएसी नेम दोगे 1 2। अच्छा एक और बात अभी मुझे क्लिक हो गई इसका, देखो नाम लिखते वक्त मिर्जा बेटा ये जो अल्फा या बीटा की सूरत में नाम दिया ना, ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है ये। ठीक है, तो कॉमन नेम का तो मसला ये है कि जिसका जो दिल करता है, जो जैसी पंचायत होती है वो कॉमन नेम में वैसे कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आईयूपीएसी के रूल्स स्टैंडर्ड और फिक्स रहते हैं, तो वो आईयूपीएसी नहीं था। सही है। ओके सर। अच्छा ये एक OH और एक OH यहाँ पर, इसका जो नाम है आईयूपीएसी वो क्या बनेगा 1,3 डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। ठीक है। अच्छा नाम पे मैं इतना ज्यादा आपको आईयूपीएसी के ऊपर इसका फोर्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेंजीन में मैं आपको नाम लिखने का तरीका बता चुका हूँ ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में, तो वो इसलिए मैं वहां पे टाइम नहीं लगा रहा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मौजूद है, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा, तो बेंजीन के आईयूपीएसी किस तरीके से होते हैं वो आप लोग वहां देख लीजिएगा। अब ये आ गया। अच्छा ये आपके पास क्या हो गया, ये कहलाया 1,4 डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। अच्छा अब इनके ना कॉमन, कुछ लिख सकता है क्या कह रही हो? सर? यहाँ पे जैसे आपने डबल OH आप दिखा रहे हैं, चेंजिंग कर करके दिखा रहे हैं, हाँ OH जैसे नाइट्रोजन लग जाए तब भी वो फिनोल फैमिली का कहलाएगा। हाँ वो तब भी फिनोल फैमिली का ही कहलाएगा। मतलब वो है तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड ना, तो वो हाइड्रोक्सी बेंजीन। नाइट्रोजन अलग से कैसे लगेगा, नाइट्रोजन से बेहतर है वहां पर आप वो लगा लें, अमून अमाइन अमाइन ग्रुप लगा लें ताकि उसको तो स्टेबिलिटी तो मिल रही हो। तो नाइट्रोफिनोल होता है जैसे, क्या कह रहे हो? नाइट्रोफिनोल होता है। वो नाइट्रोफिनोल NO2 है, नाइट्रोफिनोल NO2 है, तो वो फिनोल फैमिली बेसिकली। देखो यहाँ पर ना रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा देखना पड़ जाता है, फिर अगर अगर अलग अलग ग्रुप लगे हुए होते हैं
तो उसमें जो ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, उसको हम ये बोल देते हैं कि ये फैमिली उस कंपाउंड से बिलोंग करती है। लेकिन दरअसल चूंकि फंक्शनल ग्रुप उसमें दोनों तरह के या तीनों तरह के या चारों तरह के जितने भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उसमें कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स उस कंपाउंड में उस फंक्शनल ग्रुप की मौजूद होती है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बेंजीन के रिंग पर OH और NO2 दोनों लगा हुआ है, तो वो बेंजीन का रिंग OH की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी बिहेव करेगा और NO2 की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी बिहेव करेगा। उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ये अच्छा, अब मैं ना इनके जरा कुछ कॉमन नेम बता दूं। कॉमन नेम वैसे तो याद रखिए तो बेहतर है। इसे कहते हैं हम कैटिकोल। इसका नाम है रिजोर्सिनॉल। रिजोर्सिनॉल। और इसका नाम है हाइड्रोक्विनोन। ठीक है। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल में तीन इनके कॉमन नेम इसलिए क्योंकि इनके कॉमन नेम के साथ एक आध मरतबा पेपर में इनको ना पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं बेटा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की भी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, वो हम बाद में कर लेंगे उसका हिसाब किताब। मैं सीधे सीधे उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें जो हमारी किताब में एग्जाम्पल दी हुई है। तो वो ट्राईहाइड्रिक फिनोल यानी कि जिसमें 3 OH ग्रुप्स लगे हों, ऐसा फिनोल आपके पास ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। OH, OH और OH। अच्छा, इसका IUPAC नेम सबसे पहले लिख लेते हैं। 1,2,3 ट्राई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। ट्राई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन। और पायरागैलोन इसका कॉमन नेम। ठीक है। अब ये IUPAC नेम और कॉमन नेम आप लोगों को याद रखने बेटा, ये भूलना नहीं है। सही है। कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं? सर जैसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, ऐसे पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स भी होते हैं? हाँ बेटा, ये सारे पॉलीहाइड्रिक ही हुए ना। ये मतलब यानी डाईहाइड्रिक तीन भी से जो है ज्यादा पॉली। अगर। 3 से ज्यादा वाले हाँ होते हैं। लेकिन उसके अंदर ना वो इतने मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं बेटा कि मैं अभी ड्रॉ करने बैठूं तो। अब जैसे तुमने एंथ्रासीन का नाम लिया तो मुझे याद आया एंथ्रासीन में मेरे ख्याल से 3 या 4 जो है वो बेंजीन रिंग होते हैं। तो इसी तरीके से जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक मॉलिक्यूल में मिसाल के तौर पे 10-10 रिंग्स हैं, तो 10 रिंग्स का मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारी जगह भी तो है ना OH लगने की। तो बहुत सारी जगह का मतलब हुआ बहुत सारे OH लग सकते हैं। तो हम उसे ड्रॉ कैसे करेंगे, ये मसला है। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, रीजन है, साइंटिफिक रीजन जो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वो मैं यहाँ पे लिखता चलूं। फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। फिनोल जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जबकि एल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं। तो अब सवाल है क्यों। ठीक है भाई, दोनों के ऊपर फंक्शनल ग्रुप तो OH है, तो दोनों एक जैसा बिहेव क्यों नहीं करते भाई, दोनों का बिहेवियर अलग अलग क्यों है। अब आपसे इस बारे में सवाल हुआ है। यानी कि अगर मैं फिनोल्स की बात करूं, तो अगर मैं फिनोल्स के साथ जैसे यहाँ OH लिखा हुआ है,
अगर मैं फिनोल्स को पानी वानी में डालता हूं या किसी तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो फिनोल जो है ना वो सबसे पहले ओ नेगेटिव, मतलब अपने अंदर से H पॉजिटिव रिलीज करता है। अब इफ इट इज रिलीजिंग H पॉजिटिव, इफ इट इज डोनेटिंग H पॉजिटिव, अभी हमारी इसके ऊपर बात भी हुई थी, मिर्जा ने सवाल किया था तो मैं समझा भी रहा था, तो कि H पॉजिटिव अगर डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो इस तरह का बिहेवियर, यानी कि अगर मैं अल्कोहल से तवक्का करूं CH3 CH2 OH, ये बिहेवियर मैं अगर अल्कोहल से तवक्का करूं, यानी कि CH3 CH2O नेगेटिव और H पॉजिटिव डोनेट करना, तो अल्कोहल इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। फिनोल्स कर सकते हैं, अल्कोहल नहीं कर सकते। अब इसकी जो पूरा रीजन है, पूरी तफसील, वो मैं यहाँ पे अब दर्ज करूंगा, ध्यान से समझिएगा। तो होता क्या है भाई कि फिनोल्स में जो OH ग्रुप होता है attached to the ring is ortho para director। ठीक है भाई। अब बेंजीन बेंजीन का जो रिंग होता है उसमें फिनोल का जो ये OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या काम करता है? वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को इजी बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को इजी बनाता है। अच्छा, कैसे बनाएगा इजी? वो ऐसे बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिवली चार्ज, वो करता क्या है, वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली आकर इस पर अटैक करता है। अच्छा, नेगेटिव चार्जेस यहां क्रिएट करने की वजह से, करने के लिए क्या करता है ये डायरेक्टर, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो रिंग को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग को ट्रांसफर करेगा तो अल्टीमेटली H पॉजिटिव के वहां पर H पॉजिटिव की सूरत निकल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं यहां पर आगे सेंटेंस कंटिन्यू करूं। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन becomes involved in process of resonance। तो वो रेजोनेंस के प्रोसेस में हिस्सा जो है वो ले रहा होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन का जो एटम्स होता है वो कुछ वक्त के लिए पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। ठीक है, एक मिनट। जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ऑक्सीजन जब इस रिंग को डोनेट करता है तो कुछ वक्त के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन जा चुका होता है, तो ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ऑक्सीजन एटम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इट अक्वायर्स पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर कुछ वक्त के लिए एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसी का तस्करा मैंने यहां किया। अब खुद को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ, ऑक्सीजन क्या करता है? अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो रिमूव कर देता है हाइड्रोजन एटम को खुद में से एज H पॉजिटिव आइन, यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा हुई ना, पॉजिटिव चार्ज हुआ,
वो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को खुद के पास से रिमूव कर देता है, और सिर्फ रिमूव नहीं करता, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के उसे रिमूव करता है। अब इसी वजह से एंड हेंस इसी वजह से फिनोल्स बिहेव जस्ट लाइक एन एसिड। फिनोल जो है वो एक एसिड की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। अब अल्कोहल की अगर बात करें तो अल्कोहल में प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस नहीं होता। अगर हम इस बात को यहां पर रिंग्स के जरिए एक्सप्लेन कर दें, तो जब ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को ट्रांसफर करता है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस शुरू होता है। अब प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस में आप लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हो, प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस में एक बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने डोनेट किया ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में रोटेट करता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये पूरे रिंग में रोटेट करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है कि पूरे रिंग में इन्होंने रोटेट करना है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सही। अब ये पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज रिंग का है, ये पूरे रिंग में जहां जहां डबल बॉन्ड है ये वहां वहां रोटेट करता जाएगा, और आखिर में ये आ गया। अब ये चैप्टर 7 में ये चीज आप लोगों को पढ़ाई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जब बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज पूरे थ्रू आउट रोटेट करता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस रोटेशन के बाद आखिरी स्टेप में मैं यहां पर दिखा देता हूं कि आखिरी जब स्टेप हुआ तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ वक्ती तौर पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड है ये, और हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज हो गया, और ये यहाँ पर रिंग्स आ गए। अच्छा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब वक्ती तौर का है, ये फौरन टूट के वापस रिंग में ये बॉन्ड आ जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर रिंग में भी लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, सारी बात क्लियर? बेटा बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ऑन दी अदर हैंड अगर अल्कोहल्स की बात करें तो प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस जो होता है वो अल्कोहल में मुमकिन ही नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन alcohols, therefore इसी वजह से all alcohols are neutral। ठीक है भाई, क्लियर? बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब प्रिपरेशन देख लें फिनोल की। सर बस करते हैं। अभी पढ़ाया क्या है निम्रा? आप
सुबह 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं क्या पढ़ाया है। सुबह 2 बजे नहीं, 2:10 से पढ़ा रहा हूँ। वही पढ़ा तो तब से रहना, सर अच्छा, अभी बस और 4 भी के पढ़ना है आगे। अच्छा बस ये प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूँ, 2 मेथड्स हैं, उसके बाद छोड़ दूंगा। सर जल्दी कर ले, मोबाइल भी ऑफ होने वाला है अब तो। हाँ वो हो जाएगा, 10 मिनट और। सर शाम की टाइमिंग बता दें। 10 मिनट बाद तो आपकी क्लास ही खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने 4:30 तक का बोल दिया था कल। सर 6:15 में भी तो लेंगे क्लास। हाँ तो बेटा बस ये प्रिपरेशन कंप्लीट करके ऑफ कर रहा हूँ, 10 मिनट दे दो बस। 10 उसमें कर दीजिएगा ना। उसमें रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। सर 6:15 भी क्या? 6:15 से 7 और 7:45 से 8:30, 2 क्लासेस और हैं। सर थोड़ा तरस खा लें। नहीं आ रहा बेटा। अच्छा जी, अब जल्दी से सुन लो। बस दो दो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, इसके ज्यादा प्रिपरेशन के मेथड्स हैं भी नहीं। 10 मिनट लगेंगे अगर सीधे सीधे देखते चले जाएंगे तो। और मैंने टाइम सेव किया है, मैंने ऊपर मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक के डेफिनेशंस वगैरह इसीलिए नहीं लिखी कि उसमें टाइम जाए। वो मैं बाद में भी लिख दूंगा, आप लोगों को बात तो समझ में आ गई है। तो डाउस मेथड, डाउस आपको इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था, वैसे मैं यहाँ पे बता दूं, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था इस कांड के ऊपर 1928 में। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो नतीजतन हमारे पास फिनोल बन जाता है। अब इसके मैकेनिज्म को देख लो कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है डायरेक्टली और फिनोल बन जाता है। आप बोलो सर काम हो गया, अब इसमें मैकेनिज्म जैसी बात क्या थी, मतलब OH इधर से लगता है और क्लोरीन इस Na के साथ मिलकर NaCl बना देता है। प्रॉब्लम यह है बेटा कि ये रिएक्शन रुकता नहीं है, ये फर्दर कंटिन्यू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, मतलब इसको जो नोबेल प्राइज दिया गया था ना, वो नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया था, ये रिएक्शन हमें पता है कि इजीली हो जाता है। अगर अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो फिनोल बनता है और NaCl बनता है, ये काम इजीली हो जाता है, ये हमें पता है। लेकिन मसला ये होता है कि इस रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपने वहां पर NaOH की वाफिर मिकदार ऐड की हुई है तो NaCl जो बनता है ना यहाँ पर, ये NaCl NaOH के साथ जो आपने पहले रिएजेंट के तौर पर ऐड किया हुआ था, बल्कि मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया और इसमें आपने NaOH डाल दिया। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में फिनोल बन गया इसी कंटेनर में। अच्छा, फिनोल कंटेनर में बन गया तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि सारा का सारा NaOH खत्म हो गया। NaOH अभी भी वहां मौजूद है और साथ में NaCl बन गया। अब ये फिनोल और NaCl दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और कैटेलाइज हो जाएगा रिएक्शन बाय मींस ऑफ NaOH, जो यहाँ पर रिएक्शन रिएजेंट के तौर पे पिछले स्टेप में मौजूद था। जब इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन कैटेलाइज होगा तो ये रिएक्शन आगे चला जाएगा और सोडियम इस तरीके से आपके पास HCl और ये बन जाएगा आपके पास सोडियम फिनोऑक्साइड। ठीक है भाई, ये अब ये बन जाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड। अब क्या करें, असल मसला ये था, ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड बन रहा है ना, ये इस रिएक्शन को स्टेबलाइज करवाया था डाउ साहब ने। बाद में जब ये HCl बन रहा था तो डाउ साहब ने क्या किया, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड डाल दिया। जब इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड डाला तो वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड ने क्या काम किया, वहां पर
ONA के साथ इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड ने रिएक्ट किया। अब सोडियम कुछ भी हो जाए हेलोजन का पीछा नहीं छोड़ सकता, तो वो दुनिया जहान छोड़कर हेलोजन के पास चला जाता है। आखिर में क्या होता है, आखिर में ये OH बन जाता है, खत्म हो गया, फिनोल बन गया। कोई सवाल इसमें? नहीं नो सर। सर ऊपर का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ऊपर का क्या एक्सप्लेन कर दूं बेटा? ये जो आपने सेकंड स्टेप किया ना, ये वाला सेकंड स्टेप, नहीं से बताया ये वाला, इसमें मैं ये बता रहा हूं कि जब ये फिनोल बनता है और वहां पर NaCl भी बनता है साथ में, तो ये NaCl मौजूदा जो पहले से रिएजेंट के तौर पे NaOH मौजूद था, इस NaOH की वजह से उस ये NaCl फर्दर रिएक्ट कर जाता है और सोडियम फिनो ऑक्साइड बना देता है। इस रिएक्शन में प्रॉब्लम यही थी कि इस रिएक्शन को हम फिनोल पर रोक नहीं पाते, बल्कि ये सोडियम फिनो ऑक्साइड की तरफ चला जाता है, साथ में HCl बनता है। तो ये चीज डाउ साहब ने ऑब्जर्व की। डाउ साहब ने इसको सिर्फ इतना सा काम किया, इतना सा इसके अंदर इन्होंने चेंज किया कि इन्होंने इसके अंदर जब मतलब ये स्टेप होता है ना, सोडियम फिनो ऑक्साइड जब बनता है, तो इन्होंने उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला तो ये जो सोडियम फिनो ऑक्साइड था, इसका सोडियम निकल के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देता है बेटा, और ये ऑक्सीजन और ये H मिलकर फिनोल बना देते हैं। ये होता है। इज दैट क्लियर? सर पहले स्टेप में पहले से ही बन तो गया था HCl, तो कंसंट्रेटेड और क्यों डाला? ये तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं है, ये वेपरस फॉर्म में बनता है, ये निकल जाता है वहां से। तो इसके साथ Na रिएक्ट नहीं करेगा Cl के साथ, इस वाले HCl के? इस वाले में या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाता, यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाता। वो क्यों ठीक है, सर? उसकी वजह ये सर बेटा, वेपरस फॉर्म में HCl कम ही रिएक्ट करता है, ये बात बस जहन में रखना। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का कुछ मामला होता है शायद, जिसकी वजह से HCl रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड HCl डालते हैं तो फौरन रिएक्ट करता है। ओके सर। मीटिंग एंड हो रही है, दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। सर छोड़ दें बस। अच्छा जी, सोडियम को बनाने का बेटा दूसरा तरीका, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की मदद से हम फिनोल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, बस जल्दी से देख लो। अच्छा, याद दिला दूं, SO3H ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। और अगर ये SO3 है तो ये बेंजीन सल्फोनेट है, ठीक है। तो अगर इस बेंजीन सल्फोनेट के साथ सोडियम लगा दूं तो ये बन जाता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। कुछ नहीं करना, इसका रिएक्शन 2NaOH के साथ कराना है। ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निकल की प्रेजेंस में। नतीजतन आपके पास
फिनोल बनता है। साथ में Na2SO3 नाम का एक कंपाउंड बनता है, वाटर बनता है और NaCl भी बनता है। अच्छा, ये जो कंपाउंड है इसे आप कहते हैं सोडियम सल्फाइड। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा पेचीदा है, इसे देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में जो आपके पास आपने इनिशियली रिएजेंट लिया होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na। इनिशियल स्टेप में ये 2NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में होता है 225 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास फिनोल तो बन जाता है, ये बन गया फिनोल, और साथ में आता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड और वाटर। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये फिनोल जो होता है ये फर्दर इस सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है, हम इसे रोक नहीं पाते रिएक्शन करने से। जब ये इससे रिएक्ट करता है तो वही जैसा पिछले डाउस प्रोसेस में इशू हुआ था ना, वही यहाँ पर इशू होता है। Na2SO3 से ये रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जो यहाँ पर हमने रिएजेंट के तौर पे लिया हुआ है, ये बना देता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। पहले की तरह सारी चीजें बिल्कुल पहले की तरह होंगी, अब वाटर बनेगा। अब आखिर में आप इस मसले से बचने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। लास्ट में आकर आप ये जो सोडियम फिनो ऑक्साइड बना है, इस सोडियम फिनो ऑक्साइड का रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl से करा दोगे, तो अब ये आपके पास स्टेबलाइज्ड जो है वो OH बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। सिंपल। बेसिकली रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कराते हैं बेटा कि जितना भी NaOH लिया है ना, वो पहले सारा का सारा NaOH पहले वो सोडियम फिनो ऑक्साइड बना दे, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें मिलाने के बाद इस पूरे स्टेप में यहां तक इस प्रोडक्ट के बनने तक आपके हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ खुद हो रहा होता है। तो पहले वेट करते हैं कि मैक्सिमम जो है ना प्रोडक्ट बन जाए। जब सारी प्रोडक्ट बन जाती है ना, सोडियम फिनो ऑक्साइड पूरा बन गया, फिर उसमें डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl और फिनोल बना लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई सारी बात? सर जी बेटा। सर जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड स्टेट में होते हैं। बेंजीन के सारे डेरिवेटिव्स लिक्विड स्टेट में नहीं होते, कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ गैसेस भी हैं। अब जैसे फिनॉल है तो ये क्या है? फिनोल लिक्विड होता है। तो इसमें NaCl मतलब वो नहीं होता डिसॉल्व, नहीं। क्योंकि ये नॉन पोलर है। हाँ, नहीं पोलर तो है, तो क्योंकि एसिडिक है ना, पोलर तो है लेकिन डिसॉल्व नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर समटाइम बेटा सिर्फ यही एक मसला नहीं होता पोलर और नॉन पोलर का, कभी कभार जेनर और नेचर भी देखा जाता है, ये इनऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक है। बाकी मैं फिनोल की नेचुरल स्टेट कंफर्म कर लेता हूँ, 1 मिनट। सर फिनोल क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड नहीं होता? 1 मिनट ना, वही तो देख रहा हूँ। हाँ 1 मिनट, रुको रुको रुको, देखने दो, कुछ कंफ्यूजन है। फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट देखो, बेटा सॉलिड होता है ये, फिनोल सॉलिड होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 182 डिग्री सेल्सियस है रूम कंडीशंस पे। ठीक है मिर्जा? ओके सर। यस सर। सही। और कोई सवाल बेटा किसी का? सर अल्कोहल के बारे में पूछना था, आपने कहा था न्यूट्रल होती है, तो एम्फोटेरिक भी तो होती है ना? बेटा
देखो प्रॉब्लम ये है कि अल्कोहल का जो बिहेवियर है ना, अल्कोहल सिर्फ न्यूट्रल होता है, ये भी कहना किसी हद तक गलत होगा, क्योंकि अल्कोहल कहीं कहीं एच भी डोनेट करता है। अगर मैं आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पीछे लेकर जाऊं तो आपको मैं दिखा देता हूं, आपने शायद उस वक्त गौर नहीं किया। देखो इधर सोडियम ने एच को रिप्लेस किया है, तो इधर तो एच निकला ना। जी। तो असल लेकिन बाय जेनर बाय नेचर की अगर हम बात करें ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं लिटमस पेपर डालूं अल्कोहल में, कलर चेंज नहीं होगा। मैं फिनोफ्थिलीन डालूं, कलरलेस ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज डालूं, ऑरेंज कलर का ही रहेगा। तो दैट इज इंडिकेटिंग कि इट इज नॉट एन एसिड और बेस, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। हाँ, इट कैन डोनेट पॉजिटिव, इट कैन डोनेट एच, बट इट डजंट मीन कि ये एसिड होगा। ठीक है। यस सर। ओके। और कोई सवाल? और OH भी तो डोनेट करता है ना, हाँ, तो ओएच भी कर देता है, बेसिक। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। तो इसलिए अब सेम बात को बेस पे अप्लाई कर दो कि ओएच देने का मतलब ये नहीं है कि वो बेस हो। ठीक है। और कोई सवाल? तो सिंपली एम्फोटेरिक नहीं कह सकते, क्योंकि एसिडिकली भी बिहेव कर रहे हैं और नहीं, देखो दोनों तरह से। देखो एम्फोटेरिक कहने के लिए उस चीज का, उस सब्सटेंस का प्रॉपरली एम्फोटेरिक होना जरूरी है। क्या मतलब प्रॉपरली एम्फोटेरिक होने से सर? मतलब बेटा ये है कि वो चीज ना फिर हर वक्त, मतलब अगर मिसाल के तौर पर मैं उसको किसी एसिड के साथ मिलाऊं तो लाजमी तौर पर वो बेस की तरह बिहेव करे, और अगर मैं किसी बेस के साथ मिलाऊं तो लाजमी तौर पर वो किसी एसिड की तरह बिहेव करे। ये लाजमी हो जाता है, और इसमें ऐसा नहीं होता। ओके सर। और कोई सवाल बेटा? आई गेस नहीं। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, क्या कह रही हो बेटे? पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ बिल्कुल अभी शेयर कर देते हैं। और बोलो। सर मिथाइल अल्कोहल का एक यूज है टू हम्म डीनेचर इथाइल अल्कोहल, मतलब हम्म। क्या ठीक है, मतलब उसका? वो डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल बताया था ना, जिसमें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम खत्म करते हैं बाय एडिंग वाटर एंड मिथेनॉल। तो वो चीज तो बताई है। तो वो बेसिकली असल में जो इथाइल अल्कोहल का अपना जो बिहेवियर है, अपना बिहेवियर वो खत्म करना है, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, वो कहलाता है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। सर सर ये फिनॉल तो रिड्यूस के सिलेबस में नहीं है ना? नहीं बेटा, नहीं है। तो इसकी जो है इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बेंजीन के रिलेट करके। बेंजीन से रिलेट करके आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। तो हम ये पूरा प्रिपेयर करें कि सिर्फ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स प्रिपेयर करें? मेरे ख्याल से देख लो, रिएक्शंस में देख लेना, कंसिडर कर लेना, पूरा भले ही ना करो। ठीक है। और कोई बात? और कोई सवाल किसी का बेटा? कोई बात मजीद? सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन और कार्बन को अलग करना हो तो कोई प्रोसेस है? ऐसे ही पूछ रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को अलग करना हो तो नहीं, मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि कभी इस बारे में सोचा नहीं मैंने। आज तुमने कहा है तो सोचूंगा। ठीक है। ओके सर। और कोई सवाल किसी के जहन में? कोई बात? तो रिएक्शंस ऑफ फिनोल हम देखने जा रहे हैं, और इसमें रिएक्शंस ऑफ फिनोल हम दो तरह से, दो अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। तो हम दोनों तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे ड्यू टू OH।
जो OH ग्रुप इसके ऊपर लगा होता है फिनोल मतलब बेंजीन रिंग में, इसकी वजह से किस तरह के रिएक्शंस होते हैं या किन रिएक्शंस को ये गवर्न करता है, हमें सबसे पहले ये देखना है। इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है रिएक्शन विद अ बेस। अब चूंकि हमने एक चीज देखी कि ऊपर एक रीजन हमने अभी पढ़ा ना कि फिनोल एसिडिक बिहेवियर करता है, बिहेवियर शो करता है, तो अगर ये किसी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो लाजमी तौर पर, अगर ये किसी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो जब भी हम इसे बेस के साथ मिलाएंगे तो हमें पता है कि एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर फिनोल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना देना चाहिए। चेक करते हैं। तो फिनोल का हमने रिएक्शन करवाया एक बेस के साथ जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नतीजे में हमारे पास एक कंपाउंड बना और ये कंपाउंड अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रिपरेशन में भी देखा था। हमारे पास कंपाउंड आया सोडियम फिनो ऑक्साइड और साथ में इसके बन गया वाटर। अब ये जो कंपाउंड है सोडियम फिनो ऑक्साइड, इट इज अ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है बेटा। अब सॉल्ट के बन जाने की वजह से इस बात की हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है कि ये जो है ये एक बेस है। ठीक है, तो पर्पल कलर था, अच्छा दूसरा हमारे पास है ईस्टर फॉर्मेशन। अब ईस्टर फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। OH का फिनोल का रिएक्शन अगर हम करवा दें एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ये रहा एसिटाइल क्लोराइड, और इसको हीट कर दें इन दोनों चीजों को मिक्स करके, तो अब यहां से निकलता है हमारे पास H और यहां से हमारे पास रिमूव होता है Cl। अच्छा, इन दोनों के रिमूवल के नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस होता है HCl, मतलब ये दोनों चीजें आपस में मिलकर HCl प्रोड्यूस करती हैं कंबाइन होकर। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन के पास से जब H निकलता है तो इस ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो उस बॉन्ड वैकेंसी पर ये C आकर जुड़ जाता है जिसके पास से Cl निकला हुआ होता है और ये कंपाउंड बन जाता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं फिनाइल एसीटेट। ठीक है, ये हमारे पास एक ईस्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रही हो कि सर ईस्टर का अभी आपने ऊपर जो जनरल फॉर्मूला हमें बताया था वो बताया था RCOOR, लेकिन सर ये इस जनरल फॉर्मूला से तो मैच नहीं कर रहा। बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है? COO, तो COO फंक्शनल ग्रुप रेफर करता है ईस्टर को। तो देख लो यहाँ पर COO है तो रेफर हो रहा है ईस्टर पर, एक तरफ R भी है, ये रहा। अब दूसरी तरफ के R को हमने रिप्लेस कर दिया AR से, यानी RI लाइन से। अच्छा देखो, जहां पर R होता है ना उसकी जगह पर, R की जगह पर रिप्लेसमेंट AR की हो सकती है, इट इज पॉसिबल, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ARCOOR भी ईस्टर ही कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे आप ईथर में कहते हो ROR, इसमें AROR भी कह सकते हो आप। अच्छा, ये भी ईथर है और ये भी ईथर ही कहलाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है।
अच्छा जी, अब रिडक्शन देख लेते हैं इसकी जिंक डस्ट के साथ। और ये रिएक्शन आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। कोई मुझे बताएगा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा। अगर मैं फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा दूं, रेड हॉट जिंक डस्ट, यानी कि जिंक जो बिल्कुल पाउडर बना हुआ है और उसको हमने बहुत ज्यादा हीट करके रेड हॉट कर दिया है, तो उसे कहेंगे हम जिंक ऑक्साइड। मतलब ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा हमारे पास बेंजीन। हुआ क्या, बेसिकली इस रेड हॉट जिंक डस्ट ने इधर से ऑक्सीजन को निकाल लिया। ऑक्सीजन के निकलते ही हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैच हो गया, हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है भाई, कोई सवाल, कोई परेशानी? बेटा कोई सवाल, कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद, नहीं रिएक्शन विद नहीं, ये रिएक्शन ड्यू टू होगा। रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। जो आपका एरोमेटिक रिंग है उसकी वजह से जो रिएक्शन होगा, अब जरा उसे देखते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताता चलूं, मतलब कुछ याद दिलाता चलूं। बता तो मैं चुका हूं। ये OH इधर लगा हुआ है, फिनोल, ठीक है। तो OH इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दैट क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है ना, वो बहुत एक्टिवली अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, और बेंजीन रिंग को मतलब डिस्ट्रॉय करता है, या ये कह लो मतलब बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। सही, इस बारे में बात भी हुई थी, पेपर में एक MCQs भी आया था जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने धांधली की थी, जो हमारा मिड टर्म एग्जाम हुआ था। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, यार कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। चलो बात पे देखते हैं। फिनोल की नाइट्रेशन अगर करवाई जाए तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहला अगर फिनोल को का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें, तो अच्छा ये रिएक्शन अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे कराएं, यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम फिनोल पर डालें, तो हमारे पास इस तरह का एक प्रोडक्ट आता है। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो वो NO2 एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाता है, और मतलब 66% ऑर्थो प्रोडक्ट होता है और 33% पैरा प्रोडक्ट होता है। साथ में हमारे पास वाटर बनता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा कंडीशन याद रहे, क्योंकि जो रिएक्शन के अंदर वेरिएबल मामला रहता है ना, पैरा प्रोडक्ट, वो वेरिएबल मामला रहता ही दरअसल इसकी वजह से है, कंडीशंस की वजह से। कंडीशंस अगर हम चेंज करेंगे ना, तो वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अभी हम दूसरा वाला जो
लिखेंगे तो आपको दिखाएंगे उसमें। अगर हम फिनोल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराएं, बट नाइट्रिक एसिड हम बजाय डाइल्यूट लेने के कॉन्सेंट्रेटेड ले लें, और इस रिएक्शन में थोड़ा ज्यादा हीट होता है, इससे मेरे ख्याल से, मुझे अभी सही टेम्परेचर की वैल्यू याद नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। और ये प्रोडक्ट आप लोग इसको जानते हैं, चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ाया भी था इस प्रोडक्ट के बारे में। याद है किसी को क्या है ये? पिक्रिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये पिक्रिक एसिड है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। पिक्रिक एसिड खवातीन की ईद की मेहंदी का राज। तो अगर कभी कलर मेहंदी वेंदी का अच्छा नहीं आ रहा हो, खवातीन के लिए एक स्पेशल एडवाइस है आज के लिए भी और आने वाले वक्तों के लिए भी। असल में कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ ना वो जो बड़ी बूढ़ी खवातीन होती हैं, उनका एक मानना है। अच्छा, उनका मानना क्या है? उनका मानना ये है कि अगर किसी खातून के हाथ का मेहंदी का कलर बड़ा डार्क आ रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि उसका जो शौहर है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है। अब मुझे इस मिथ के बारे में इतना नहीं पता कि ये सच है या झूठ, ये सही है या गलत, लेकिन ऐसा खवातीन का मानना है। तो अगर आपके हाथ का मेहंदी का कलर अच्छा ना आ रहा हो बेटा, तो आपके शौहर की जो मोहब्बत और उनसियत होगी आपकी बेचारे की, वो दाव पे लग जाएगी। और मैं मर्दों से भी इस मामले में मुखातिब हूँ कि अगर आपकी खातून के हाथ में कलर अच्छा ना आ रहा हो, तो लोग आपके ऊपर शक करने लग जाएंगे। तो लिहाजा इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो ये है कि मेहंदी लगाने से पहले प्रोटीन इनटेक कर लीजिए। अगर आप प्रोटीन इनटेक कर लेंगे, आपकी बॉडी में मेहंदी लगने से पहले प्रोटीन पहुंच जाएगा, तो पिक्रिक एसिड का जो हाथ के साथ रिएक्शन और कलर आना होता है, वो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो बराए मेहरबानी आपकी बॉडी की जो प्रोटीन की कमी है, उस कमी को किसी की मोहब्बत की कमी ना बनाइएगा, ये मैं दोनों से गुजारिश करूंगा। ठीक है? अच्छा जी, दूसरा रिएक्शन देखिए, तीसरा है बल्कि, आई गेस दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है भाई? हाँ, दूसरा है, इसको तीसरा लिख दिया मैंने। तो तीसरा रिएक्शन देखिए, ओहो, दूसरा रिएक्शन देखिए बेटा। अगर हम फिनोल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दें, तो हमारे पास फिर से दो तरह की चीजें बनती हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब सी पेचीदगी है यहां पर ना, और क्यों है ये पेचीदगी, वजह नहीं पता है इसकी कि सही वजह क्या है, लेकिन ऐसा है। अभी बताता हूं क्या। देखो, ऑर्थो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो बनता है 66%, और पैरा प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो बनता है 33%। तो उस हिसाब से हम हमारे पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, यानी कि ज्यादा मिकदार में वो बनता है, इसलिए हम उसे मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। और जो पैरा प्रोडक्ट होता है, चूंकि वो कम मिकदार में बनता है, इसलिए हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माइनर प्रोडक्ट का। यहां तक तो सब सही है। असल में जो मसला शुरू होता है ना, वो कहीं और है। अगर यही रिएक्शन मैं फिनोल का, यही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही कराऊं, लेकिन फर्क ये करूं कि अब मैं इसको हीट कर दूं तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपको पता है जुल्म क्या है? SO3H का ये ऑर्थो प्रोडक्ट, इसी तरीके से SO3H का ये पैरा प्रोडक्ट,
और साथ में 2 वाटर। जुल्म ये है कि ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट जो उसूली तौर पर, हर उसूल के तौर पर मेजर होना चाहिए था, वो यहां माइनर हो जाता है। और ये मेजर हो जाता है, वजह किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है भाई, इसमें कोई सवाल किसी को? अच्छा, मेजर और माइनर का मतलब यह है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 33% ऑब्टेन होती है और इसकी 66% ऑब्टेन होती है। अच्छा जी, नंबर 3 पर आ जाइए। तो 3 है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। अब फिनोल की कराने जा रहे हैं हम हेलोजिनेशन। तो फिनोल की जब हेलोजिनेशन होती है तो कंट्रोल्ड हेलोजिनेशन अगर कराई जाए तो जैसे अगर ब्रोमीन वाटर के साथ इसको मिक्स किया गया है तो आपको तीनों पोजीशंस पर ब्रोमीन लगा हुआ मिलेगा। अच्छा सर, अगर हम चाहते हों कि सिर्फ एक जगह ही ब्रोमीन लगे, हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन वो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कराई जाती है, मतलब फिनोल के अकॉर्डिंगली ना लिमिटेड अमाउंट में ब्रोमीन को ऐड किया जाता है। लेकिन हमारे कोर्स में चूंकि ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है तो इसलिए हमने यही लिख दिया है। लास्ट रिएक्शन, अच्छा जी, लास्ट रिएक्शन है बेटा आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर कराई जाए तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के नतीजे में निकल इन द एट टेम्परेचर अराउंड 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाता है फिनोल में। ओहो, मैंने इसमें डबल बॉन्ड्स लगा दिए, ये गलती कर दी। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है बेटा, इसे हम कहते हैं साइक्लो हेक्सानोल। ठीक है बेटा, समझ गए ये वाली बात? यस सर। इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर थर्ड वाला समझा दे दोबारा। 3 वाला ये यस सर। बेटा, इसमें हेलोजिनेशन की बात हुई है फिनोल की। देखो, 2 तरह से हेलोजिनेशन हो सकती है। एक जो मैं बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हम जो देखते हैं कि सर अगर फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है फॉर एग्जांपल, तो उसका रिएक्शन अगर मिसाल के तौर पे हम क्लोरीन से कराएंगे सर, तो उसूली तौर पे फिनोल के 2 प्रोडक्ट्स आने चाहिए, एक आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट हो और एक आपके पास सर मेटा प्रोडक्ट हो। तो बेटा ये भी मुमकिन होता है हेलोजिनेशन में, अगर हम कराना चाहें तो हम ऐसे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। हमारे कोर्स में चूंकि इसका जिक्र है तो मैंने ये वाला लिख दिया है, लेकिन ये भी मुमकिन है, शायद इसकी वजह से परेशानी हो रही हो, मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, यस सर।
सर जी बेटा, सर अगर ब्रोमीन की जगह कोई और हैलोजन ले तो वो रिएक्शन भी ऐसे हो सकता है जैसे बेटा आपने अभी ब्रोमीन ब्रोमीन और क्लोरीन में ये चीज मुमकिन है, आयोडीन में नहीं, क्योंकि आयोडीन को जो है ना वो अल्कोहल में डिसॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद वो रिएक्शन होता है, लेकिन आयोडीन 3 एक साथ अटैच हो नहीं पाते हैं इस पे। इज दैट क्लियर? जी सर। चलिए ठीक है बेटा, तो